हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में ना आरएचएस देखो एक एक्सपोनेंशियल टर्म रहता है। तो ये वीडियो में हम लोग ये टाइप समझने वाले हैं और इस टाइप समझने के बाद हम लोग ना इस टाइप पे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके पहले जो अपने डिस्कशन किया था ना, जो समझे थे, उसमें आरएचएस ना जीरो होता था। ठीक है, तो आरएचएस जब जीरो होता था तो आपका जो सोल्यूशन होता था y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई जीरो होता था एंड सोल्यूशन ओनली सी एफ होता था। अब ये केस में ना आरएचएस में ना आपको एक एक्सपोनेंशियल टर्म मिलेगा, या तो अगर कोई कांस्टेंट भी टर्म मिल गया, लेट से 2। ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म मिल गया ए बी सी कुछ, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो ना, ई रेस टू जीरो एक्स। तो राइट साइड में अगर आपको एक्सपोनेंशियल टर्म मिले या कांस्टेंट मिले, तो कांस्टेंट मिलेगा ना तो भी आप इसी टाइप में इसको कंसीडर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, आपको ना दो कसम याद रखनी है। ठीक है, एक पहली कसम तो मैं आपको यहां पे खिला रहा हूं। एंड पहली कसम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कन्वर्ट हाइपरबोलिक इनटू एक्सपोनेंशियल। ये ना एकदम याद रखना, ये पूरी इंजीनियरिंग में याद रखना। ये आपकी पहली कसम है, और जब कसम खाए हो ना बेटा जी तो भूलना नहीं हमने। कसम खा ली तो खा ली। ऑलवेज कन्वर्ट हाइपरबोलिक इनटू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये फर्स्ट आपकी कसम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब आप लाप्लास पढ़ोगे तब भी सेम चीज मैं आपको वापस याद दिलाऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कल को आपको साइन हाइपरबोलिक ए एक्स मिलता है, तो इसको अगर आप ये हाइपरबोलिक है ना, और मैंने आपको क्या बताया, हाइपरबोलिक मिलेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? एक्सपोनेंशियल में। तो ये हो जाएगा ई रेस टू ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन टू। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता है तो आज आपको पता चला कि साइन एच ए एक्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो कल को ए की जगह अगर आपको 2 मिलता है तो ये हो जाएगा ई रेस टू टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन टू। ठीक है, एंड वैसे ही अगर आपको कॉस एच एक्स मिला तो इसको आप किस पे कन्वर्ट करोगे? हाइपरबोलिक मिला मतलब कसम याद आनी चाहिए, ऑलवेज कन्वर्ट हाइपरबोलिक इनटू एक्सपोनेंशियल। तो क्या आएगा? ई रेस टू ए एक्स, दोनों सेम है, बस यहां पे बीच में प्लस है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो ओरिजिनल टाइप है आपका आरएचएस क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी टाइप आ जाता है, कांस्टेंट आया तो भी एक्चुअली यही टाइप का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उसका ई रेस टू जीरो एक्स लिख सकते हो। और अगर आपको हाइपरबोलिक दिखा तब तो पक्की बात है, कसम याद आनी चाहिए, ऑलवेज कन्वर्ट हाइपरबोलिक इनटू एक्सपोनेंशियल। तो ये जो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं ना, ये टाइप नंबर 2 में होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते क्या है, देखो आपको पता है कि जो सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है? सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, एंड सी एफ तो आपको पता ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आरएचएस। सीएफ निकालने के तरीके हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ डी इंटू आरएचएस। अब जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, वहां पे आरएचएस आपका जीरो था। ठीक है, तो आरएचएस जब जीरो था तो सीधा सीधा पीआई जीरो आ जाता था। लेकिन ये केस में अभी आपका जो आरएचएस है ना, वो एक्सपोनेंशियल टर्म है। ये केस में आपको क्या करना है पता है? डी की जगह ए पुट करना है। ठीक है, आपको डी की जगह क्या पुट करना है? ए। तो आपका पीआई क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एफ ऑफ ए इंटू आरएचएस। ठीक है, तो ये कैसे पुट करना है, क्या करना है ना, ये अभी हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तब हम लोग समझने वाले हैं। और इसमें भी ये जो डी की जगह आप जो ए पुट कर रहे हो ना, अगर ये एफ ऑफ ए मतलब ये पुट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर जीरो आता है ना, तो आपको नहीं पुट करने का है। ये मैं क्या बोला इस पे ध्यान मत दो, ये अपनी सेकंड कसम है, आगे चल के आएगी। तो सिंपल सा है, आपको इस तरीके से ये वाला टाइप टैकल करते हैं। आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे ना डिटेल में तो आपको चीजें प्रॉपर समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या निकालना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहती है? सिंपल बात है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो आरएचएस तो इग्नोर ही होता है, सीधा सीधा वाई छोड़ के सब कुछ जो भी डी में है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है आपकी? ठीक है, देखो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इसको सीधा उठा के अगर आप कैल्सी में डाल देते हो ना, तो जो डी की 3 वैल्यूज मिलती हैं वो मिलते हैं 1 -2 एंड 3। अब आप इससे आप सीएफ निकालोगे। अब सीएफ कौन से टाइप का है? देखो तीनों वैल्यूज नॉन रिपीटेड वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज है, इसलिए आप 3 कांस्टेंट लोगे, C1 C2 एंड C3। ई रेस टू एक काम कर लेते हैं, 1x कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ई रेस टू -2x आ जाएगा, क्योंकि दूसरी वैल्यू -2 है। एंड तीसरी वैल्यू की ई रेस टू 3x। ये जो वैल्यू मिल गई, ये बेसिकली आपको मिल गया सीएफ का वैल्यू। ठीक है, सीएफ रेडी हो गया। अब अपने को क्या निकालना है? अब अपने को निकालना है पीआई। अभी अगर ये प्रॉब्लम लास्ट वाले केस का होता तब तो पीआई का फॉर्मूला क्या है? 1/fd इंटू आरएचएस। ठीक है, अब लास्ट वाले केस में जो आरएचएस था आपका जीरो था, इसलिए पीआई कुछ नहीं आ रहा था और सोल्यूशन क्या बन रहा था? सीएफ। लेकिन यहां पे अभी आपके पास आरएचएस में कुछ तो भी टर्म है, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे? पहले ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ये एफ ऑफ डी का वैल्यू डालेंगे। एंड एफ ऑफ डी क्या होता है? यही जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के उधर आपने लिखा ना, ये एफ ऑफ डी है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिख लेते हैं इसको।
ई रेस टू 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। सबसे पहले तो हम लोग ना इसको ना एक्सपांड कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू 4x, ये तो सबको पता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी मतलब 6 ई रेस टू 2x प्लस 9। ठीक है, ये आपका बन गया। अब अगर आप देखो ना यहाँ पे 3 टर्म है आपके पास, तो यहाँ पे ना आप इसको सेपरेट कर सकते हो, मतलब इन शॉर्ट पी आपका क्या बनेगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू पहला टर्म, ठीक है, इंटू पहला टर्म ई रेस टू 4x प्लस ये मतलब अंदर मल्टीप्लाई करो, इन शॉर्ट 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू दूसरा टर्म, इनफैक्ट इस 6 को आप बाहर भी ले सकते हो, लेंगे थोड़ी देर में, प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू तीसरा टर्म। ठीक है, ये आ गया 9। अब एक काम कर लेते हैं, ये पी है ना आपका, इसको ना हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं P1। ठीक है, ये वाला अपन अज्यूम कर लेते हैं P1, ये वाले को हम लोग P2 बोल लेते हैं, और ये वाले को हम लोग P3 बोलते हैं, ताकि अपना काम आसान हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो तीनों केसेस है ना, इसको इंडिविजुअली लेवल पे अपन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, इस पी को सॉल्व, P1 को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो P1 क्या इंडिविजुअली तीनों को सॉल्व करके पुट करते हैं। P1 क्या हो जाएगा आपका, एंड 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, राइट साइड में आपके पास क्या है, ई रेस टू 4x। ठीक है, तो चलो अब फाइनली इसको पुट कर लेते हैं, 1 अपॉन एफ ऑफ डी की वैल्यू। देखो मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना, ये चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें मत सोचो, एक एक स्टेप फॉलो करो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। पहले दिमाग लगाओगे ना कि भाई कितना लंबा प्रॉब्लम होगा, क्या क्या आने वाला है, नहीं गेस कर पाओगे। इसलिए देखो मैं कितना सिस्टमेटिक कर रहा हूं। एफ ऑफ डी देखो, हमेशा एफ ऑफ डी रखा, वापस एफ ऑफ डी लिखा, चलेगा, एक दो स्टेप एक्स्ट्रा चलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पक्का सॉल्व होना चाहिए, हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से स्टेप जंप करने जाओगे ना, फिर आप अटक जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एफ ऑफ डी आपका क्या है, देखो ये वाला डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6 और राइट साइड में ई रेस टू 4x। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है, ये देखो, है ना। अब मैंने आपको जैसे बताया, ये केस में जब राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल टर्म रहता है, ठीक है, तो अपने को d की जगह अपन क्या पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू a। तो अगर आपने d की जगह पे 4 पुट कर दिया ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 क्यूब माइनस 2 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, और ये बाजू में ई रेस टू 4x आपका एज इट इज आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 18, इसको सॉल्व करके देखो 1 अपॉन 18 मिलेगा, और ये आपका हो जाएगा P1। तो बेसिकली यू गॉट फर्स्ट टर्म दैट इज P1, ये अपने को भी मिल चुका है। ठीक है, अब ऐसे आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है P2। ठीक है, अब अपने को निकालना है P2। P2 क्या है, अगेन सेम 1 अपॉन एफ डी इंटू RHS। अब ये केस में आपका RHS क्या है, ये देखो, अब RHS आपका क्या है, यहाँ पे 6 ई रेस टू 2x है। ठीक है ना, तो 6 ई रेस टू 2x। अब इसमें अगर आप फर्दर आगे जाओगे तो एक काम कर लो, 6 कांस्टेंट इसको बाहर ले सकते हो। 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या है, अगेन आपका ये एफ ऑफ डी है, ये हो जाएगा आपका डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6 ई रेस टू 2x। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट नेक्स्ट। अब इस d की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, 2, विच इज इक्वल टू, ये 6 हो गया 1 अपॉन, अभी d की जगह अगर आप 2 डालते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब। थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी क्यूब, तो 2 क्यूब हो गया माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, और यहां पे आ जाएगा आपका ई रेस टू 2x। अब इसको अगर आप सिंपली सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका हो जाएगा -3/2। इसको करके देखो, -3/2 हो जाएगा, एंड ई रेस टू 2x, तो ये बेसिकली आपका P2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया P2। आपके पास P1 रेडी हो चुका है, आपके पास P2 रेडी हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, P3। सेम तरीके से आप निकालोगे, P3 क्या रहेगा बोलो, 1 अपॉन एफ डी इंटू RHS। अब RHS आपके पास क्या है, देखो RHS अगर आप टर्म देखते हो ना, तो RHS आपके पास 9 है। ठीक है, अब जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू ई रेस टू 0x। तो इन शॉर्ट अगर मैं 9 इधर बाहर लेता हूं, 1 अपॉन एफ डी तो आपको पता है डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6, एंड राइट साइड में ई रेस टू 0x। हमारा डिस्कशन इस पे ऑलरेडी हो चुका है, अपनी बात हो चुकी है इस पे, कि अगर कांस्टेंट रहता है ना, तो कांस्टेंट के बाजू में ई रेस टू 0x लेने का। ठीक है,
तो अगर इसमें अब डी की जगह आप क्या पुट करोगे, पुट डी इज इक्वल टू 0, है ना। डी की जगह आप लोग यहाँ पे क्या पुट करोगे, 0। यहाँ पे आपने डी की जगह क्या पुट किया था, डी इज इक्वल टू ए। अब ए मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल के बाजू में, एक्सपोनेंशियल के बाजू में क्या है, 2 है। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0 अगर आपने पुट किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6। मतलब बेसिकली ये भी बचा आपका P3 जो रहेगा ना, वो बचेगा आपका 3/2 इंटू, ये देखो ये 3/2 हो जाएगा। अगर ये देखो 0 0 0 पुट किया 6, 9/6 इज व्हाट 3/2 एन ई रेज टू 0x, तो वैसे ही 1 रहता है। तो ये आपका P3 बन गया। तो मतलब इन शॉर्ट आपका पीआई क्या है, पीआई आपका है P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये आपका पीआई बन जाएगा। और P1 आपका क्या मिला, ये देखो ये P1 है 1/18 ई रेज टू 4x प्लस P2। P2 अभी आपका इधर है ना। P2 है आपका माइनस, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, -3/2 ई रेज टू 2x प्लस P3 इज व्हाट 3/2। ये आपका बन गया पीआई। ठीक है, अब जब पीआई आपका बन चुका है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है आपका CF प्लस पीआई, राइट। तो यहां पे एक बार आप ना वापस से लिख लो, ये आपका पीआई रेडी हो चुका है एंड CF भी आपको लिखना है। CF आपका किधर है, ये देखो ये आपका पूरा CF है। एक बार लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। ये देखो C1 ई रेज टू x प्लस C2 ई रेज टू -2x प्लस C3 ई रेज टू 3x, ये CF लिखा आपने, प्लस उसके बाद पूरा पीआई लिखना है आपको, ये वाला 1/18 ई रेज टू 4x -3/2 ई रेज टू 2x प्लस 3/2। तो ये हो गया आपका CF प्लस पीआई। अब देखिए जैसे बताया आपको मैंने, प्रॉब्लम लंबा तो होता है ना, लंबा तो होता है, देखो ना लंबा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, एट ए टाइम पे एक स्टेप करोगे, थोड़ा लंबा होगा चलेगा, जैसे एफ ऑफ डी जैसे मैंने लिखा, ऐसा अगर आप सॉल्व करते हो ना तो प्रॉब्लम आपका मैनेजेबल होता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप। नेक्स्ट वीडियो में ना थोड़ा इसका कुछ कॉम्प्लिकेटेड देखने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।